पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द का नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? आपके मन में भी ख्याल आ चुका होगा। पर्सनैलिटी को सुनते ही हमारे माइंड में एक ख्याल आता है, वाह वह कितना खूबसूरत है, वह दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के आउट फिजिक को देखकर उसके पर्सनैलिटी के बारे में सोचने लगते हैं? तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज रियलिटी पर्सनैलिटी। सो स्टे कनेक्टेड till the last in this video. Hey, welcome back once again on this Jovial Life platform. आज हमारे साथ फिर से एक बार है डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और आज हम सीखने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में। इसके बारे में हमने अपने माइंड में जो पहले से कॉन्सेप्ट बना रखे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी खामियां हैं जो वास्तव में पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती हैं। तो आज हम समझेंगे कि वास्तव में पर्सनैलिटी क्या है। तो आइए अब आगे इसके बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव से कि पर्सनैलिटी रियलिटी में क्या है और कैसे वह हमारी डेली लाइफ में हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। आज पर्सनालिटी की चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं पर्सनालिटी के बारे में। हम समझते ही नहीं हैं कि पर्सनालिटी एक्चुअली कहते किसको हैं। किसी को खूबसूरत व्यक्ति को देखा, किसी खूबसूरत लड़की को देखा, उसकी बॉडी को देखा, उसके कपड़ों को देखा, आपने उसका नामकरण कर दिया हाय हैंडसम। लेकिन नहीं, इस चीज़ को पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। ये पर्सनालिटी का एक फैक्टर तो हो सकता है कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसका पहनावा ओढ़ावा बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनालिटी कभी एक चीज़ नहीं है, एक फैक्टर नहीं है। पर्सनालिटी में कई प्रकार के ट्रेट्स हैं और अगर मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो तमाम सारे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आते हैं जिन्होंने बहुत अध्ययन पहले से किया है। उसके बारे में तो अभी हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये जो शब्द आया है पर्सनालिटी इंग्लिश का, ये पैदा कहाँ से हुआ है, बस वहीं से आपको पता चल जाएगा कि पर्सनालिटी कहते किसको हैं। इस शब्द का जन्म पर्सोना से हुआ है। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मुखौटा। यानी पहले लोग जो एक्टिंग करते थे, प्ले करते थे, मुखौटा लगा के किसी का रोल करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुखौटे से संबंधित अगर कोई बात है तो किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है। मुखौटा देख करके आदमी समझ जाता है ये कौन है, किसका रोल कर रहा है। लेकिन ये बात जब व्यवहारवादियों का युग आया, शताब्दियां आगे बढ़ती चली गईं और बहुत ज़्यादा वर्क साइकोलॉजी में होने लगा, पर्सनालिटी के क्षेत्र में होने लगा, तो नई नई बातें निकल के आईं। हम चूँकि हर तरह के लोगों के लिए पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई मैं एक क्लास नहीं चला रहा हूँ, केवल एक जनरल बात बताना चाह रहा हूँ कि आखिर आपको पर्सनालिटी का क्या अर्थ समझना चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ट्रेट्स विच आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग सम बिहेवियर। जब आप कोई व्यवहार करें और उस व्यवहार के दौरान आप जितने भी गुणों का प्रदर्शन करते हैं, गुण आपके एक भी, दो भी, तीन भी हो सकते हैं, 5, 6 भी हो सकते हैं, तो उन सारे गुणों को देखने के बाद, उसका असेसमेंट करने के बाद आपका एक नामकरण किया जाता है और इसी को कहते हैं पर्सनालिटी। लाल बहादुर शास्त्री देखने में बहुत छोटे थे, इंप्रेसिव नहीं थे, बहुत छोटे कद के थे, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री की जब श्रृंखला आती है नाम लेने की तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम बड़े जोश खरोश के साथ लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो अपनी हाइट में छोटे थे, अपने पहनावे ओढ़ावे में बहुत शांत थे, बहुत साधारण थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसको आज भी इंडिया याद करता है। इसका मतलब केवल उनकी हाइट, केवल उनका पहनावा ओढ़ावा पर्सनालिटी तो नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे, उनकी जो आदतें होंगी, उनका जो स्वभाव होगा, उनके जो ट्रेट्स होंगे, उनके जो गुण होंगे। ट्रेट्स का सीधा सीधा अर्थ आप ये ले लीजिए कि जो उसके गुण होते हैं। देखिए, गुण भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप स्वयं आकलन कर लेंगे कि मैं पर्सनालिटी के बारे में बताना क्या चाहता हूँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ मिलने के लिए जाता है और दोपहर का समय होता है, गर्मी का समय है, मिलने के लिए जाता है और एक घर में शर्मा जी के यहाँ
सबसे पहले वो जाता है, दरवाजा खटखटाता। आज उसने प्लान कर लिया उस व्यक्ति ने कि हमें आज 4 जगह मिलके आना है। शर्मा जी के यहाँ भी जाना है, सक्सेना साहब के यहाँ भी जाना है, भदौरिया साहब के यहाँ भी जाना है, और एक राजावत साहब हैं उनके यहाँ भी जाना है। 4 जगह उनको जाना है। और वो जाते हैं और जाके सबसे पहले शर्मा जी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। तो शर्मा जी के दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? आवाज़ जब आई कौन है, तो जवाब दिया कि मैं शर्मा जी से मिलने आया हूं। वो नहीं है। ना दरवाजा खुला, ना आपको आवाज देने वाला कोई दिखा, आपको जवाब मिल गया, आप आगे बढ़ गए। शर्मा जी के बाद फिर आप सक्सेना साहब के यहाँ जाते हैं और आप वहां पर आवाज लगाते हैं तो एक महिला दरवाजा खोलती है, आके कहती है किससे काम है? बोले अच्छा आपको शर्मा उनसे मिलना है, मेरे हस्बैंड से। वो तो नहीं है। सक्सेना साहब से मिलना है ना? वो तो है नहीं। आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं तो फला जगह से आया हूँ, लेकिन मुझे सक्सेना जी से काम था। वो तो है नहीं। बात खत्म। व्यक्ति जो मिलने के लिए गया है वो तीसरी जगह जाता है, और तीसरी जगह जाता है, दरवाजा खटखटाता है तो वहां से एक बच्चा निकलता है, 17-18 साल का लड़का निकलता है। वो कहता है कौन? अच्छा अंकल जी नमस्ते, आप पापा से मिलने आए हैं ना? आप राजावत जी से मिलने आए हैं ना? हाँ मेरे पापा का नाम ही है वो। पापा तो गए हैं। अंकल जी आप अंदर आ जाइए, अंदर आइए, बहुत धूप है। अंकल जी अंदर आ जाइए, बहुत धूप है, यहाँ आके आप बात कर लीजिए। अंकल पहले बैठिए, पानी पी लीजिए। पानी लाता है वो बच्चा, पानी पिलाता है और बैठाता है उस व्यक्ति को, और बैठाने के बाद कहता है अब अंकल जी बताइए आपको पापा से कोई काम है तो आप कुछ स्लिप लिख के छोड़ जाइए या अपना फ़ोन नंबर दे जाइए, मैं आपकी निश्चित रूप से बात करा दूंगा। आप इतनी गर्मी में टहलते हुए आए हैं। अब आपने ये 3 एग्जाम्पल देखे, मैं चौथा नहीं बता रहा हूं। आप इन 3 एग्जाम्पल्स को देखने के बाद खुद अंदाज लगा लें कि आपके मन में क्या जवाब आ रहा है। शायद यही जवाब आ रहा होगा कि उस लड़के का व्यवहार बहुत अच्छा था। तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा क्यों था? उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, उसके कई प्रकार के व्यवहारिक पहलू आपने देख लिए। क्या देख लिए? आपने देखिया कि उसने आपको नमस्कार किया, उसने अपने घर के अंदर बुलाया, गर्मी की स्थिति को देखते हुए उसने पानी पिलाया, और अच्छी तरह बात करने के बाद कहा कि आप अपना नंबर दे दीजिए या स्लिप पे लिख के चले जाइए, मैं आपके पापा से निश्चित रूप से बात करा दूंगा। तो उसका जो अतिथि सत्कार का जो भाव था, उसका जो बोलने की विनम्रता थी, उसका जो आपको अटेंड करने का जो भाव था, जो आपको गर्मी के दौरान उसने जो प्रॉपर बिहेवियर किया पानी पिलाने का, ये सब देख करके आपके मन में एक भाव आया होगा, बहुत अच्छा लड़का था वो। यही पर्सनालिटी है। आप केवल ऊपरी आवरण को देख करके आप कहते हो सलमान खान की बॉडी बहुत अच्छी है, बड़ा स्मार्ट लगता है। स्मार्ट तो लगता होगा, लेकिन सलमान खान अंदर से क्या हैं ये आपको पता है। मैं इसके बारे में कोई बुराई नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि अभी आपको पता ही नहीं, केवल आपने बॉडी देख ली, हृष्ट पुष्ट उसका व्यक्तित्व देख, उसका शरीर देख लिया, आपने उसका नामकरण दे दिया कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। जी नहीं, ये पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी में आउटर और इंटरनल दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि साहब पर्सनालिटी को हम 2 चीज़ों से जोड़ के बनाते हैं। देखिए ये सब पर्सनालिटी की क्वालिटीज़ हैं। आपका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हाइट है, आपकी जो हेल्थ है, आपका जो कलर है, आपका जो रूप है, आपका जो लावण्य है, ये ऊपरी चीज है। इससे आपकी खूबसूरती का और आपके स्वास्थ्य का अंदाज तो लगाया जा सकता है, लेकिन आप कितने अच्छे हो इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। ये कब पता चलेगा? जब आपके अंदर की क्वालिटीज, इंटरनल इनसाइड ट्रेड्स आपके जो हैं वो जब निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। तो हम पहचाने तब जाते हैं जब हमारी क्वालिटीज को दूसरा कोई व्यक्ति पहचान लेता है। जैसे हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा डिसिप्लिन कैसा है, हम क्या काम करना प्रेफर करते हैं, किस काम से हम दूर भागते हैं, कब मौका पड़ता है तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, कब मौका पड़ता है तो हम किसी की मदद करने आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं। इन चीजों को देखने के बाद और ऊपरी आवरण देखने के बाद ही अंदाज लगा के कहा जा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। इसका मतलब कि यही हुआ ना कि पर्सनालिटी कोई एक फैक्टर तो नहीं है।
पर्सनालिटी कई प्रकार के चीजों से मिल करके एक एस्पेक्ट बनता है, यानी एक तब जाके उसका नाम दिया जाता है कि ये व्यक्ति अमुक आदतों वाला है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। आपने उस लड़के के बारे में तारीफ करी, कहा कि बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा कहा आपने? क्योंकि उसमें अतिथि सत्कार की भावना थी, उसमें एक बड़े बूढ़े से कैसे बात करना है ये उसकी भावना थी, और गर्मी के मौसम में किसका कैसे सम्मान करना चाहिए ये उसकी भावना थी, और पिताजी से उसका कांटेक्ट कैसे हो सकता है ये उसके अंदर भावना थी। इन 4 गुणों के आधार पर ही तो आपने उस लड़के को अच्छा कहा। तो ये उसकी पर्सनालिटी है कि वो अच्छा लड़का कहलाया। तो ऐसे ही पर्सनालिटी की बात हम यहाँ पर आज करना चाहते हैं। देखिए, तमाम सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, तमाम सारे मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने पर्सनालिटी के बारे में तमाम बातें बताई हैं, तमाम प्रकार बता दिए हैं। मैं क्योंकि आपको एक पर्सनालिटी की थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूं, तो आप फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार भी पर्सनालिटी की टाइप्स को बना सकते हैं। अब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपका जो शारीरिक आवरण है, शारीरिक गठन है, इसको फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप अगर खूब मोटे ताजे हैं तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका एक टाइप हुआ। आप तंदुरुस्त हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका दूसरा टाइप हुआ। और आप पतले दुबले बिल्कुल नौसिखिया हैं, सिगरेट की तरह आपकी टांगे हैं, लंबे हैं, तो आपका तीसरा रूप हुआ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। शेल्डन ने इसका नाम दिया, एक मनोवैज्ञानिक थे शेल्डन, इन्होंने 3 नाम दिए हैं। जो मोटा ताजा थुलथुला है उसको उन्होंने एंडोमार्फ कहा, और जो तंदुरुस्त है, हिस्ट पुष्ट है, उसको उन्होंने मेसोमार्फ कहा, और जो पतला दुबला है उसको उन्होंने क्या कहा? एक्टोमार्फ। अब इन लोगों की आदतें देखिए, जो मोटा ताजा होगा, थुलथुला टाइप का होगा, वो आराम तलब होगा, वो चुपचाप बैठे रहने वाला होगा, मुस्कुराता रहता होगा, फास्ट नहीं होगा। उसकी क्वालिटी देखिए, फास्ट नहीं होगा, मुस्कुराएगा और खूब खाना खाने की भावना रखने वाला होगा। और जो हिष्टपुष्ट होगा, वो उसकी सबसे पहली क्वालिटी होगी कि वो एक्सट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो समाज के लोगों से मिले जुले, बातचीत करे, लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो, और अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, अपनी तंदुरुस्ती को उतनी बना के रखेगा जितनी उसको आवश्यकता है। अपनी तंदुरुस्ती को फालतू नहीं बनाता है, वो केवल मेंटेन रखता है, हिष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त जिसको कहते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा, पतला दुबला है, कल्पना कर रहा है, कल्पना प्रिय है, एकांत प्रिय है, अपने बारे में तमाम बातें सोच रहा है, और केवल सौंदर्य प्रियता उसके मन में खासकर रहती है। वो पतला दुबला भी है, मैंने बताया। तो ये 3 फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 क्वालिटीज हो गई। ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप इसको जान पाएंगे। अब एक मनोवैज्ञानिक और हैं, उन्होंने भी पर्सनालिटी के बारे में बताने का प्रयास किया है, और उन्होंने कहा है कि आप पहचाने जाते हैं अपनी आदतों से। एक आदत होती है एक्सट्रोवर्ट, यानी आप बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहरी समाज में रहते हैं, बाहरी वातावरण में रहते हैं, और बाहर के लोगों से मिलते जुलते हैं, आपका घर में अकेले मन नहीं लगता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो केवल अंदर ही अंदर कल्पना करता है, अपने बारे में सोचता रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, चुपचाप रहता है। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है, ये शब्द भी मनोविज्ञान के बड़े प्रिय और बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। मैं एक मनोवैज्ञानिक का नाम और लेना चाहता हूं, उसके बगैर तो पर्सनालिटी की चर्चा करना ही बेकार है। वो है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ऐसा नाम है जिसने पर्सनालिटी की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी तो ट्रेट्स का कंपोजिशन है ही, इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि पर्सनालिटी को अगर समझना है तो 2 एस्पेक्ट समझिए। एक एस्पेक्ट उन्होंने कहा है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, यानी उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में ये बताने का प्रयास किया है कि पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, पर्सनालिटी को कितने चीजों से मिलकर के बनाया जाता है। मैं बड़े साधारण भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, और वो मैं आप पर एग्जांपल देकर बताऊंगा। एक होता है इड, दूसरा होता है ईगो,
और तीसरा होता है सुपर ईगो। ये नाम आपने ईगो और सुपर ईगो के तो सुने होंगे, शायद इड का ना सुना हो। हिंदी में बोलते हैं इदम, अहम, परम अहम। क्या होता है इड? आप सुबह से शाम तक तमाम सारी इच्छाएं करते रहते हैं। आज मुझे जो है नीली शर्ट पहननी है, आज मुझे जो है चाउमीन खानी है, आज मुझे जो है आज ये काम कर डालना है, आज ये काम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप केवल आनंद आनंद और सुख खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो। ये आपका इड कराता है, आप में आनंद की भावना पैदा कराता है इड। इड ये नहीं देखता कि गलत सोच रहे हो कि सही सोच रहे हो। आपके मन में एक भाव आया, आपको उस भाव से आनंद प्राप्त हो गया और आप उसकी कल्पना करने लगे, चाहे वो नैतिक कार्य हो चाहे वो अनैतिक कार्य हो। ये आपका इड कराता है, आप में आनंद की भावना पैदा करता है, सही गलत नहीं देखता। और दूसरा आता है ईगो, यानी कि अहम। इस अहम की चर्चा करने के पहले आप ये जान लीजिए कि आपका शरीर और आपका जो आंतरिक जगत है आपके शरीर के अंदर, जिसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, आपके बॉडी के अंदर है, वो आपका ईगो गवर्न करता है, यानी आपका अहम गवर्न करता है। अब बहुत साधारण बात है अहम की, आप बात बात पर कहते हैं हाँ देख लेंगे, ये जो आपका हाँ है ना, यही आपका ईगो है। यही आपका ईगो आपको आगे बढ़ाता है, यही आपका ईगो आपको डाउन भी करता है। आप अगर ईगो को अपने ऊपर हावी रखेंगे तो आप डाउन हो जाएंगे, और आप अपने ईगो को अपने अंदर रखेंगे, उसकी रक्षा करते चलेंगे, तो ईगो आपके कंट्रोल में रहेगा। आप कभी ईगो सेंट्रिक नहीं बन पाओगे, आप पे ईगो हावी नहीं होगा। ईगो को समझिए, ईगो वास्तविकता में विश्वास रखता है। मैंने बताया इड जो है आनंद में विश्वास रखता है। आनंद कैसे भी मिले, चाची की शादी चाचा से हुई है और आप चाची को देख के प्रसन्न हो रहे हो कि काश ये मेरी होती। कैसे हो सकती, वो तो आपकी माँ की तरह है, कैसे हो सकती थी। लेकिन भाव आने में क्या दिक्कत है, आ सकता है ना आपके मन में, ये आपका इड कराता है। लेकिन ईगो कहता है कि वास्तविकता में विश्वास रखता है। ईगो कहता है ये सोच गलत है, हमारे मन में भाव आया कैसे, मैं बड़ा पापी हूं, ये भाव मेरे मन में आया कैसे, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये आपका ईगो रोकता है आपको, यानी आपको रियलिटी में विश्वास कराता है, रियलिटी प्रिंसिपल को डेवलप करता है। आपको सेब खाना है तो कल्पना करने से थोड़ी आनंद आएगा। कश्मीर के बगीचों में घूम रहा हूं, वहां मैं सेब खा रहा हूं, ये आपका इड करा रहा है, सेब खा रहा हूं, सेब खा रहा हूं। अरे सेब खाना है तो जाओ बाजार से जाके सेब खरीद लाओ और खा लो, ये आपका ईगो कहेगा। ईगो वास्तविकता में विश्वास करवाता है। और एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो आता है आपका सुपर ईगो का। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो आपके अंदर की आदर्श भावना है। अगर आप 3 रूपों में बांट दें इड, ईगो, सुपर ईगो को, एक और रूप दे दें, एक बच्चा है, एक पिता है, एक बाबा है परिवार का। बच्चा तो हो गया इड, पिता हो गया ईगो, और सुपर ईगो हो गया बाबा। अब क्या है, सुपर ईगो आप में आदर्श की भावना डेवलप करता है, आदर्शता की भावना लाता है आपके मन में। क्या गलत है क्या सही है, ये भावना लाता है, और आपको मॉरल सपोर्ट करता है, आप में मॉरलिटी डेवलप करता है, आपको गलत बात का एहसास कराता है अगर आप गलती कर जाते हैं तो। ये आपका सुपर ईगो होता है। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप अपने व्यक्तित्व में जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जिन तीनों को मिलाकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इड, ईगो, सुपर ईगो। एक एग्जाम्पल है, आप युवा हैं, या आप युवा नहीं, आप प्रौढ़ हैं। देखिए, साइकोलॉजी का बहुत कॉमन फेनोमेना है कि जो भी चीज अट्रैक्टिव होती है उस तरफ स्वतः दिमाग चला ही जाता है। इसके लिए कोई छोटे बड़े बूढ़े बच्चे और इसकी बात नहीं है कि हमारे मन में भाव नहीं है। मन तो मन है, भाव तो आ ही सकता है ना। अब उसको व्यक्त करना है कि कंट्रोल करना है, क्या करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि एक युवा, मैं युवा का एग्जाम्पल दूंगा। एक युवा जो है अपने कॉलेज से निकल करके अपने घर की तरफ आ रहा है, पैदल आ रहा है, बाईं पटरी पर चल रहा है, और दाहिनी पटरी पर एक लड़की उसी कॉलेज की आ रही है। लड़की को देख के वो अट्रैक्ट होता है और उसके मन में भावना आती है
कि मैं इस लड़की से दोस्ती कर लूं और जाके इसको प्रपोज करूं और जाके बोलूं, अपने मन की भावना जाके बोलूं। ये मन में आपके आ रहा है, भड़बड़ा रहे हैं आप कस के, यानी आपका इड हावी हो रहा है और आप बढ़ रहे हैं, आपने कदम भी बढ़ा दिए, आप आगे बढ़ भी गए और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े आपके ईगो ने आपको रोक दिया और कह दिया, बेवकूफ, तेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो क्या सोचेगा? तो वही कदम रुक जाते हैं और मन में यह आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं किसी लड़की के बारे में सड़क पर कैसे प्रपोज कर सकता हूं? मौका चाहिए होगा। आपको रियलिटी का एहसास हो गया और आपके कदम रुक गए और थोड़े समय बाद आपके सुपर ईगो ने कहा, बेवकूफ, क्या क्या बेकार की बातें सोचता है, कभी घर परिवार समाज भी देख लिया कर, हर जगह तेरी इच्छा चलेगी। और आप करते हो, मुझसे गलती हो गई, आप अपना कान पकड़ते हो। ये आपका सुपर ईगो है। आपके एक एग्जाम्पल से आपको इड ईगो सुपर ईगो की बात अच्छी तरह समझ में आपको आ गई कि क्या आदर्शता है, क्या वास्तविकता है और क्या आनंद है। और फ्रायड ने इसके अलावा डायनेमिक फैक्टर्स भी बहुत प्रस्तुत किए हैं। और वो डायनेमिक फैक्टर्स क्या हैं? उन्होंने कहा है कि आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो आपके मन से गवर्न होती है, आपके माइंड से गवर्न होती है। उन्होंने माइंड को और पर्सनालिटी को एक ही चीज कह दिया कि आपके जो मन में है वही आप प्रदर्शित करोगे, वही आप दिखाओगे। जो आपका मन चाहता है वही आप करते हो। आपकी बॉडी वही करती है जो आपके मन में होता। आप सोचोगे मन क्या है? भाई, आपके पर्सनालिटी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मन। और मन के अंदर ही सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। मन के अंदर ही तो अच्छे बुरे विचार आते हैं। तो अब माइंड के 3 स्टेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट बताया गया है, एक बताया गया है चेतन मन, कॉन्शियस स्टेज, कॉन्शियस माइंड। दूसरा बताया गया है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और तीसरा बताया गया है अचेतन मन। देखिए, एक है मन आपका, इसमें से 9/10 भाग जो है वो आपका अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। और 1/10 भाग जो है आपका कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड। देखिए, जिस मन को आप देख नहीं पा रहे, जो मन रात को सोते में आप काम करता है, या जब आप कल्पनाशील हो जाते हो, एकांत में बैठे होते हो, कल्पना में होते हो, तो 9/10 भाग काम करता है आपका। सबसे बड़ा भाग है आपका अचेतन मन। और यही अचेतन मन आपको बैठे बैठे आपके पैर हिलवाता है, आपके हाथ हिलवाता है। टिक्स कहते हैं इसको, टिक्स, TICS, टिक्स। आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपका अचेतन मन बताएगा। आप बैठे बैठे नाखून काटने लगते हो, बैठे बैठे हाथ चलाने लगते हो, बैठे बैठे आप जो है अपनी बॉडी के डिफरेंट कॉर्नर्स को आप हिलाने लगते हो, आपको पता नहीं चलता है। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। अचानक बोलना कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है आपके मुंह से, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो 3 स्टेजेस हो गई आपकी माइंड की। कॉन्शियस स्टेज, जो कुछ भी आप देख रहे हो, आज आप मुझे देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो और बड़े तन्मय हो के मेरी बात को समझ रहे हो, ये जो मन है मेरा या आपका, वो केवल 1/10 है। बहुत छोटा पार्ट है जिसके प्रति आप जागरूक हो। और सोया हुआ जो भाग है और जो उसके बावजूद बहुत एक्टिव है, वो आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। तो फ्रायड ने बहुत डिटेल में पर्सनालिटी को समझाने का प्रयास किया है। आपके मन के अंदर जो चल रहा है वही तो आप व्यक्त करोगे ना, वही तो आप दिखाओगे ना। इसी को तो आपका उस मनुष्य का व्यक्तित्व कहेंगे जो उसके मन के अंदर चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि साहब, ये कैसे जान पाएंगे कि ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है और ये व्यक्ति असामान्य व्यक्ति है। अब मैं दूसरी तरफ चल रहा हूं कि आप कितने एबनॉर्मल हैं, कितने नॉर्मल हैं। मोटे रूप में तो देखिए, समाज का एक कैटेगराइजेशन किया गया था और वो ये किया गया था कि समाज में मैक्सिमम लोग नॉर्मल होते हैं। मैक्सिमम लोग नॉर्मल कौन? जिसकी एक नॉर्मल हाइट हो, जिसकी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस हो, जिसकी एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की एक हैबिट हो, अपने ईगो को डिफेंस करने की हैबिट हो,
और अपनी बात को करने का एक तरीका हो और जीवन में कुछ करने का लक्ष्य हो। ये हर नॉर्मल व्यक्ति के पास ये क्वालिटीज होती हैं, वो नॉर्मल है। और मैक्सिमम लोग समाज में नॉर्मल होते हैं, लेकिन आज जानते हैं एंग्जाइटी का युग है। इस एंग्जाइटी युग में कुछ लोग नॉर्मल से भी कम हैं, यानी उनके पास इंटेलिजेंस भी कम है, उनकी हाइट भी कम है, वो अपनी आवश्यकताओं को पहचान ही नहीं पाते हैं। पूरी करने की तो बात ही अलग है, वो अपनी आवश्यकताओं को पहचानते ही नहीं है और उनकी पूरी करने की बात ही अलग हो जाती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य से कम हैं, हटके हैं, कम हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग एबनॉर्मल कहलाते हैं, जो सामान्य की तरह नहीं हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एबनॉर्मल। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि मैं बता रहा हूं कि जो सामान्य से हटकर हैं वो एबनॉर्मल हैं, तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो सामान्य से बढ़ के होंगे, सामान्य से ज्यादा होंगे। उनकी क्वालिटीज, उनकी मेमोरी, उनकी इंटेलिजेंस आपसे ज्यादा होगी, उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ढंग आपसे बहुत कम समय में हो जाता होगा, तो वो तो आपसे सुपीरियर हो गए ना, तो उसको जीनियस बोलेंगे। तो कैटेगराइजेशन कर दीजिए कि मैक्सिमम लोग नॉर्मल और जो कम हैं वो एबनॉर्मल, जो ज्यादा लोग हैं वो जीनियस हो गए। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति समाज में नॉर्मल है, कौन एबनॉर्मल है। देखिए, आज आईएएस बनते हैं आप किसी अच्छी सर्विस में जाते हैं, अपने दम पर जाते हैं, अपनी क्वालिटीज के दम पर जाते हैं, तो हो सकता है आपको हो सकता है कि सुपर कहा जाए, जीनियस कहा जाए। और जो लोग बहुत कमजोर हैं, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, जिनकी इंटेलिजेंस ठीक नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, अपने को पहचानते नहीं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उनकी हाइट भी नहीं बढ़ती, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, ऐसे लोग एबनॉर्मल कहलाते हैं। वो मेंटली भी बहुत वीक होते हैं, वो लाइफ से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी इतना लंबा विषय है कि मैं आपको अगर 4 दिन बताता रहूं तो शायद आप 4 दिन में भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि पर्सनालिटी कोई एक फैक्टर नहीं है, कई प्रकार के ट्रेट्स का एक टोटल है, कई प्रकार के ट्रेट्स का समन्वय है, तब जाकर के आपकी पहचान एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में हो जाती है। आप में कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए। एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए मैं कुछ खास आदतें कुछ खास क्वालिटीज बता रहा हूं, जो आदतें आप में होनी चाहिए ताकि आपकी पर्सनालिटी को अच्छा कहा जा सके। पहली चीज तो यह है कि आपको लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का गोल है तो आपकी पर्सनालिटी गोल ओरिएंटेड कहलाएगी। यहां तो मैं देखता हूं यूथ में खासकर, उनसे पूछो जब बीए या बीएससी में पढ़ते हैं कि भाई आपकी लाइफ का गोल क्या है, तो बड़ा आश्चर्य होता है, वो बता नहीं पाते हैं। उनकी लाइफ का गोल होता है, होता ही नहीं है, पता ही नहीं कहां बह रहे हैं। और सेल्फ डिफेंस भी आप में होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस मतलब आप अपनी रक्षा कैसे करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप कैसे करें। और सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी में कि आप में सोशल एटीट्यूड होना चाहिए। आप सोसाइटी से जुड़िए। देखिए, सोसाइटी तो आपके जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। आप पैदा हुए, आपको माता पिता के दर्शन हो गए, दादी बाबा के दर्शन हो गए, आप सोसाइटी तो प्रारंभ से ही ले लेते हो। फिर सोसाइटी से दूर कैसे रह सकते हो? दूर नहीं हो सकते आप। इसलिए दूसरा, ये जो अगली क्वालिटी मैंने बताई है, सोशलाइजेशन की है, क्वालिटीज हैं ये आपकी। इन सब चीज़ों के आधार पर ही आप एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हो। और एजुकेशन लेवल भी अगर आपका हाई हो रहा है, आप एजुकेशनल लेवल पे अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति कहा जाएगा। मैं समझता हूँ कि छोटे रूप में मैंने पर्सनालिटी को समझाने का प्रयास किया है। आप पर्सनालिटी के बारे में ये कभी मत सोचिएगा कि एक ऊपर से दिखने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला कहलाएगा, जब तक कि उसकी अंदर और बाहर की क्वालिटीज़ को जानने के बाद जब आप उसको समझेंगे तब आप उसका नामकरण करेंगे कि भाई ये अमुक व्यक्ति ऐसा है, इसमें ये बातें जाती हैं। पॉजिटिव भी होती है, क्वालिटीज़ पॉजिटिव भी होती हैं, निगेटिव भी होती है। तो अगर मान लीजिए आप में बहुत अच्छी पढ़ने की भावना है, लोगों की मदद करने की भावना है, लोगों की हेल्प करने की भावना है और लोगों के साथ खड़े होने की भावना है, लेकिन आप जब गुस्सा हो जाते हो तो बहुत जोरदार तरीके से गाली दे देते हो, तो आपकी गाली हावी हो गई।
तो आपकी पर्सनालिटी का एक ड्रॉबैक हो जाएगा। लोग कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो फला है। आपके बारे में एक एडजेक्टिव या विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव, आपकी नेगेटिविटी हाई है, इसलिए आपकी पर्सनालिटी में एक खोट लग जाएगा। इसलिए आप अपने को पहचानने के लिए अपने गुणों पर ध्यान दीजिए और उसी के आधार पर आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आज मैं समझता हूं कि आज इतनी ही चर्चा आपके लिए पर्याप्त होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने पर्सनैलिटी को रियलिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। सच में होता क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में या फिर और भी जो लोग होते हैं, मोस्टली वो लोगों के आउटर स्ट्रक्चर को देख के जज करते हैं कि ये भाई ऐसा अच्छा दिख रहा तो ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा, काइंड होगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोग हमें जैसे दिखते हैं वो सेम वैसे ही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आपने अभी जो भी सर के माध्यम से बातें सुनी हैं, तो उसमें आपको समझना है कि जो आउटर स्ट्रक्चर होता है किसी के फिजिकल का, वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी है उसके ट्रेड्स, उसके गुण। उसके गुण बहुत सारे हो सकते हैं, हेल्पिंग नेचर या उसकी काइंडनेस। ये जो हेल्पिंग नेचर या काइंडनेस जो और भी ट्रेड्स हैं, ये हमको ऐसे डायरेक्टली दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देता है उसका बॉडी फिगर, और उस बॉडी फिगर को देख के लोग मानने लगते हैं कि इसका पर्सनैलिटी अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने इसको डीपली डिफाइन किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा और लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग समझ सकें कि वास्तव में पर्सनैलिटी क्या होता है, और लाइफ में उन सारी चीज़ों से बच सकें जो लोग धोखा खा जाते हैं। कई बार लोग किसी को कुछ मान बैठते हैं और नहीं जान पाते हैं, और उस वजह से लाइफ में उनका नुकसान भी होता है। सही बात। सो थैंक यू सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जो भी आपके थॉट्स हैं या आपके जो कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।